बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सानह 9 मई, आपको पता है कि क्या अफेक्ट्स और क्या आफ्टर शॉक्स लेकर आया और किस तरह से उस सानहे के बाद, जो कि इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है, उस सानहे के बाद किस तरह से पूरे का पूरा निजाम ही सब कुछ उलट पलट हो गया। अब यहां पर इमरान खान साहब को और पीटीआई को ट्रैप करने वाला पकड़ा गया है मुबैना तौर पर। 9 मई के मुल्जिमान के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। जबकि दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किस तरह से साइफर का केस रगड़ा गया है और किस तरह से ये पूरे का पूरा केस दबड़दूस हुआ है, इस हवाले से भी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी का जो एक रिफ्ट चल रहा है इस वक्त, और नून लीग ने सिंध से पीपल्स पार्टी के सफाई का जो एक मंसूबा टॉप लेवल पर बना, नून लीग तो बोहरा है, नून लीग ने क्या मंसूबा बनाना, मियां साहब की क्या वर्त के वो बनाए, वरना तो अगर वो अपने तय पाकिस्तान की जो असल सियासत होती है, अगर वो असल सियासत एक जमहूरी मुआशरे के अंदर करे तो फिर तो उन्हें अपने घर से एक सीट निकालना उनके लिए मुश्किल हो जाए। लेकिन चले, ऐसे तो ऐसे ही सही, लेकिन उस हवाले से भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं और निगरान हुकूमत के लिए भी कुछ मुश्किलात जो है वो बढ़ती जा रही हैं। पाकिस्तान की मईशत बिलाशुबा आपके सामने है कि उसे रिवाइव करने के लिए बहुत सी कोशिशें की जा रही है, बहुत से मस्बत इशारे भी मिले, बहुत से पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर चीजें भी चली, और ऑब्वियसली इस वक्त बहुत से चैलेंजेस अभी भी हैं। और वही बात है, पाकिस्तान की मईशत को लेकर, पाकिस्तान के इकोनॉमिक रिवाइवल को लेकर के एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको। मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा, तो वो मुख्तलिफ दरिया जो है वो पार करने हैं और अभी आग का दरिया है, कूद के जाना है इसमें। और पाकिस्तान की मईशत की बहाली ऑब्वियसली अल्टीमेटली तो तभी होगी जब पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, जब पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकली आप जो एक अच्छी इन्वायरमेंट बनाएंगे, एक स्टेबल इन्वायरमेंट होगी पॉलिटिक्स के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी के लिए, तो यकीन माने ये एक बाय प्रोडक्ट के तौर पे इकोनॉमिक रिवाइवल हो जाएगा। अब यहां पर एक खबर आई है कि पाकिस्तान ने बैरूनी फाइनेंसिंग गैप खत्म करने के लिए एक बार फिर दोस्त ममालिक से रुजू करने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को $6.5 अरब के बड़े बैरूनी फाइनेंसिंग गैप का सामना है, जिसके बायस निगरान हुकूमत ने सऊदी अरब और यूएई समेत दोस्त ममालिक से फिर रुजू का फैसला किया है। ज़राए ने बताया है कि इस्लामी तरक्याती बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक और आलमी बैंक से भी मदद ली जाएगी, जबकि करंट अकाउंट खसारे में कमी के जरिए माली गैप कम होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक सालाना $6 अरब हदफ के मुकाबले में 3 माह में खसारा $94.70 रहा, और निगरान हुकूमत का अंदाजा है कि करंट अकाउंट खसारा $6 अरब से कम होकर $4.5 अरब रहेगा। इस सब के अंदर पाकिस्तान ने आईएमएफ से एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का प्लान शेयर किया है और आईएमएफ ने बैरूनी फाइनेंसिंग गैप को कम करने के लिए निजकारी तेज करने का मुतालबा भी कर दिया है। और इस सब के अंदर और भी कुछ चीजें हैं। निगरान हुकूमत जो है उसकी जानिब से 29 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स जो है वो जारी करने की तैयारी कर ली गई है। ज़राए के मुताबिक पहली मरतबा निगरान वफाकी हुकूमत की जानिब से तरक्याती स्कीमों के लिए फंड्स जारी होंगे, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। ज़राए का कहना है कि वफाकी काबीना ने 24 रुकनी कमेटी की मंजूरी दे दी है। वजीर मवासलात शाहिद अशरफ तारड़ कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक स्टीयरिंग कमेटी को तरक्याती स्कीमों के लिए फंड्स जारी और मनसूख करने, तरक्याती स्कीमों पर अमल दरामद के दौरान रुकावटें दूर करने का इख्तियार होगा। 24 रुकनी कमेटी में 4 निगरान वफाकी वज़रा और 9 सेनेटर्स जो है वो शामिल हैं। कौमी असम्बली तहलील होने के बाद स्टीयरिंग कमेटी खत्म होने से फंड्स का इजरा रुक गया था। रवां माली साल के लिए तरक्याती स्कीमों के लिए 90 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। जारी फंड्स भी तातुल का शिकार थे। पीपल्स पार्टी ने भी मुतअद्दिद मरतबा फंड्स के इजरा का मुतालबा किया था। अब देखना यह है कि ये जो तरक्याती फंड्स हैं ये किस तरह से लगाए जाते हैं, इनकी एलोकेशन किस तरह से होती है, क्या इसका बेनिफिट कोई पॉलिटिकल स्टेक होल्डर तो नहीं लेता। ये अगर इंश्योर कर दिया जाए फिर तो चले कुछ चीजें समझ आ जाएंगी। लेकिन चले, पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत कुछ पहली मरतबा हो रहा है और निगरान हुकूमत भी पहली मरतबा तरक्याती फंड्स जो है वो जारी करने जा रही है। वहीं दूसरी जानिब नून लीग के लिए सत्ते खैरा, नून लीग अपनी सियासत कर रही है। नून लीग रोजाना कोई कमेटी बना देते हैं, कभी कुछ। अब नून लीग ने मंशूर कमेटी के अरकान का भी ऐलान कर दिया है। 33 अरकान है, चारों सूबों, आजाद कश्मीर, जीबी और अकलियतों की नुमाइंदगी शामिल है। चेयरमैन और किसी को नहीं बल्कि नवाज शरीफ साहब के तकारीर भी लिखते हैं, उनका माइंड है सेनेटर इरफान सिद्दीकी, उन्हें बनाया गया है। और एहसन इकबाल, परवेज रशीद, साद रफीक, आजम नजीर, तारड़ खुरम, दस्तगीर, एहसान अफजल, राव अजमल और दीगर, मुसद्दिक मलिक और दीगर लोग जो हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। और इस दस्तूर कमेटी या फिर मंशूर जो है इलेक्शन का वो ये तैयार करेंगे। मंशूर क्या है?
ایک پالش اور ایک برش، یہ منشور ہے جو عوام کو اس وقت سمجھ آ رہا ہے، اور ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کا سودا ہے منشور، یہی منشور ہے۔ اور نواز شریف صاحب جس طرح سے اس مرتبہ آ رہے ہیں، نواز شریف صاحب اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ کر پہلے گروی رکھوائیں گے اور پھر آئیں گے، یہ چیز آپ ذہن نشین رکھیے گا۔ اب وہیں دوسری جانب زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ایک بڑی دلچسپ چیز کہی ہے، اور زرداری صاحب نے خانگڑھ میں ایک جلسہ تھا، اس کے دوران اپنے دوستوں اور دشمنوں کو ایک پیغام دیا ہے۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دوستوں اور دشمنوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو بنایا بھی سندھ نے ہے اور بچانا بھی سندھ نے ہے۔ اور اس سب کے اندر انہوں نے عمران خان صاحب کے لیے بھی کہا کہ جی چیئرمین پی ٹی آئی کو کام کہیں کرنا آتا تھا اور نہ ہی انہیں اپنا کام کروانا آتا تھا، اور پی ٹی آئی کے چیئرمین کو اپنے اس لیے ہٹایا کہ حکومت کام نہیں کر رہی تھی اور عوام کو اور ملک کو ترقی کی ضرورت تھی۔ لیکن انہوں نے کہا کہ دل کرتا ہے کہ آج سندھی میں بات کروں، بھٹو کی قبر پر لکھا ہے کہ یہاں عوام کا نوکر دفن ہے۔ میں نے ایک سوچ کے تحت پارلیمنٹ کو اختیارات واپس کیے، ہمارے مخالفین الیکشن میں کھڑے ہوا، ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں، سب اپنی سیاست کریں، ہمیں اپنی سیاست اور فلسفی کی اجازت ہونی چاہیے۔ بنظیر بھٹو کی شہادت پر بھی کہا تھا کہ پاکستان کھپے، ورکرز کے ہاتھوں مجبور ہوں کہ باہر نہیں جا سکتا، ورکرز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کیا کہوں گا۔ اور اس سب کے اندر آصف زرداری نے کچھ اور باتیں بھی کہیں، معیشت کے اوپر بھی اور دیگر چیزوں کے اوپر بھی، اور ظاہری بات ہے ایک انہوں نے جو پیغام دیا ہے دوستوں کو اور دشمنوں کو، یہ بڑا معنی خیز سا پیغام ہے، اور یہ جہاں پر زرداری صاحب نے پیغام پہنچانا تھا وہاں پر غالباً پہنچ چکا ہوگا۔ وہیں دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما یا لیڈرز جو ہیں ان کے لیے مشکلات جو ہے وہ کسی بھی صورت کم نہیں ہو رہی۔ اسد کیسر صاحب کو اٹھایا جانا ایک بڑی کلیئر سٹیٹمنٹ ہے، فواد چودھری صاحب کا ایک اور مرتبہ آج ریمانڈ دے دیا گیا ہے۔ وہیں دوسری جانب سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور تحریک انصاف کے صدر پرویز الہی جو کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ زیر حراست ہیں، ان کے لاہور میں واقع گھر پر پولیس نے رات گئے چھاپہ مار کارروائی کا انکشاف ہوا ہے، جس کی سی سی ٹی وی ویڈیو سامنے آئی ہے۔ اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس پرویز الہی کے گھر کے باہر کھڑی ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق پولیس نے خواتین اور بچوں کو باہر نکال کر گھر کی تلاشی لی، کچھ دستاویزات درکار تھیں جن کے لیے چھاپہ مارا گیا۔ اس حوالے سے پرویز الہی کے صاحبزادے جو ہیں مونس الہی، انہوں نے ٹویٹر پر کہا کہ پرسوں کی ناکام کارروائی کے بعد آج صبح 4 بجے پنجاب پولیس نے دوبارہ بغیر وارنٹ کے ہمارے گھر پر چھاپہ مارا۔ انہوں نے کہا کہ آج بھی ان کو میرے خالو طاہر صادق نہیں ملے، گھر پر صرف خواتین موجود تھیں۔ پنجاب پولیس پی ٹی آئی کے لوگوں کو ہراساں کرنے کے بجائے جرائم کے خاتمے پر توجہ دے۔ واضح ہے کہ پرویز الہی اینٹی کرپشن مقدمے میں اس وقت جیل میں ہے اور ان کے گھر کے اوپر ایک چھاپا جو ہے وہ مارا گیا ہے۔ اچھا وہیں دوسری جانب ایک اور لاہور کے اندر ہوٹل ہے اور پوش ہوٹل ہے، مہنگا ہوٹل ہے، اس ہوٹل کے بھی کمروں کے حوالے سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں پر بھی طاہر صادق صاحب جو ہیں ان کی گرفتاری کے لیے بیسیکلی، کیونکہ یہ ان کے داماد کا ہوٹل ہے، اور اس ہوٹل کے باہر 9 مئی کے واقعات کی مذمت کا ایک بہت بڑا بورڈ لگایا گیا ہے، اور لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ وہاں پر بھی کچھ چھاپے مارے گئے ہیں۔ یہ اطلاعات جو ہیں یہ کچھ صحافیوں کی طرف سے آ رہی ہیں، اور اس سب کے اندر بہت سے جرنلسٹ جو ہیں وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ایک چھاپا جو ہے وہ اس طرح کا مارا گیا جو کہ بڑا عجیب ہے، اور اس حوالے سے کنسرنز بھی ہیں۔ یہ اعزاز سید صاحب نے بھی لکھا ہے کہ لاہور کے علاقے فردوس مارکیٹ میں واقع 9 ٹری نامی اس ہوٹل میں گزشتہ رات افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ایک خفیہ ادارے کے اہلکار پولیس کے ہمراہ ہوٹل کے کم و بیش ہر کمرے میں بلا اجازت گھسے، فیملیز اور خواتین کا تقدس پامال ہوا۔ ہوٹل کے بعض اہلکاروں پر مبینہ طور پر تشدد ہوا، اور ان میں سے پی ٹی آئی کے رہنما اور اٹک سے سابق رکن قومی اسمبلی اور سابق ضلع ناظم میجر ریٹائرڈ طاہر صادق کا پوچھتے رہے، تاہم وہ برآمد نہ ہوئے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ ہوٹل ان کے کسی عزیز کے، ویسے یہ ان کے داماد کا ہوٹل ہے، کسی نے پوچھا تو بتایا کہ یہ ایک آپریشن ہے جس میں انفارمیشن ملی، اور انہوں نے اعزاز سید صاحب نے کافی زیادہ اس آپریشن کے اوپر تنقید بھی کی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں obviously پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بڑا کلیئر میسج ہے کہ there is no space for پاکستان تحریک انصاف پوسٹ 9 مئی انسیڈنٹس۔ اب دو چیزیں اور بھی ہوئی ہیں، ایک جانب تو عمران خان صاحب سے ان کے اہل خانہ نے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی ہے، اور ملاقات کرنے والوں میں ان کی بہنیں علیمہ خان، عظمیٰ خان اور نورین خانم شامل تھیں۔ اس دوران خاندانی امور کے علاوہ عمران خان کے خلاف کیسز سے متعلق امور پر بات چیت ہوئی، جبکہ ان کی بہنوں کے خلاف درج مقدمات پر جو پیش رفت ہے اس کے حوالے سے بھی بات ہوئی۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ عمران خان کی بیٹوں سے بات نہ کرانے پر اسلام آباد کی خصوصی عدالت نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو توہین عدالت کا نوٹس جو ہے وہ جاری کر رکھا ہے۔ اچھا وہی دوسری جانب عدالت کے اندر بھی بہت کچھ ہوا ہے۔ سائفر کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ غیر مناسب انداز میں ٹرائل آگے نہ بڑھایا جائے، ٹرائل کی عمارت کو ایسے کھڑا نہ کریں کہ وہ تاش کے پتوں کی طرح بکھر جائے۔ یہ سائفر کیس کے حوالے سے ریمارکس ہیں۔ اور نجی ٹی وی کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب نے استفسار کیا کہ اٹارنی جنرل صاحب آپ آج ہی دلائل دینا چاہتے ہیں؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ مجھے کچھ وقت دیا جائے، آئندہ سماعت پر دلائل دوں گا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب
औरंगजेब ने कहा कि यह अदालत चाहती है कि इस केस का फैसला जल्द कर दिया जाए। वकील चेयरमैन पीटीआई सलमान अकरम राजा ने कहा कि अदालत जेल ट्रायल पर हुक्म इम्तना जारी करे। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि अटॉर्नी जनरल को सुन लें, अभी हुक्म इम्तना जारी नहीं करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने अदालत की ऑब्जर्वेशंस और आपके तहफ्फुजात सुन लिए हैं। अटॉर्नी जनरल यकीनी बनाएं कि गैर मुनासिब तरीके से ट्रायल आगे ना बढ़ाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा किया। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब गैर मुनासिब अंदाज में ट्रायल आगे ना बढ़ाएं। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि मैं यकीनी बनाऊंगा कि मुलजिम के हुकूक मुतासर ना हो, और उन्होंने कहा कि इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ नजर आना चाहिए। अब देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा, इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि ट्रायल से पहले चेयरमैन पीटीआई को वकला से मुशावरत का वक्त दिया जाता है। अदालत ने कहा है कि ट्रायल की इमारत को ऐसे खड़ा ना करें कि वो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाए। केस की मजीद समात आइंदा मंगल 14 नवंबर तक मुलतवी तो कर दी गई है, लेकिन लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड, मामला कहां पर जाकर रुकता है। वहीं दूसरी जानिब सानिहा 9 मई जो है इंतहाई अफसोसनाक काबिल मजम्मत वाकया, और उस दिन भी मैं तो यही कहता रहा और बहुत से लोग उस दिन नाराज भी हो। मैंने कहा कि जोश अच्छा होता है, लेकिन होश का जब दामन छोड़ के जोश से काम लिया जाए तो चीजें खराब होती हैं। आज जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, आपको पता है कि ये सब कुछ 9 मई के वाकयात के बाद सब कुछ उलट पलट हो गया और चीजों ने ऐसा ड्रामाई रुख इख्तियार किया कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इस तरह के मामलात नहीं हुए इससे पहले कभी भी। अब यहां पर नाज़रीन इकराम ऑब्वियसली 9 मई के वाकयात के हवाले से नई लिस्टें भी गर्दिश कर रही हैं, और 9 मई को जलाओ घिराव के वाकयात के मामले में मुलव्विस 850 अफराद की एक नई लिस्ट जो है वो तैयार की गई है। पुलिस ने फहरिस्तों में मतलूब 54 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, और गिरफ्तार अफराद में से 29 अफराद को ऑलरेडी जेल भिजवा दिया गया है। दीगर अफराद से तफ्तीश का अमल जारी है। फहरिस्त जियो फेंसिंग और फुटेजेस में मतलूब मुल्जिमान की बुनियाद पर बनाई गई है। दीगर अफराद की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ टीमें भी बना दी गई हैं और गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। ये पुलिस जराए और पुलिस हुकाम का कहना है, और इसे पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो ऑलरेडी रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन यहां पर एक बड़ी अहम खबर पुलिस जराए के हवाले से पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर गर्दिश कर रही है कि जिन्ना हाउस को आग लगाने वाला अहम मुल्जिम भी गिरफ्तार हो चुका है। यानी कि इन नई छापामार कार्रवाइयों में बहुत अच्छी बात है, ये जो अहम तरीन मेन कल्प्रिट है जिसने जिन्ना हाउस को आग लगाई और जो इंतहाई काबिल मजम्मत अमल इसने किया, उस शख्स की गिरफ्तारी बहुत एक बड़ी चीज है। मैं समझता हूं ये वही चीज है। ये पूरा वाकया खान साहब इसके अंदर ऐसा, पीटीआई इसके अंदर ऐसी ट्रैप हुई, ऐसा फंसी कि अब निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका है। और ये जो गिरफ्तारी है इसमें मैं समझता हूं कि 9 मई का वाकया एज अ नेशन, इट इज नॉट जस्ट द मिलिट्री जो इसमें स्टेक होल्डर है। शोहदा की यादगारों का तकद्दुस पामाल हुआ, पूरा नेशन उस पर रंजीदा है, हम भी रंजीदा हैं। और मैं ये समझता हूं कि इस वाकये का दूध पानी का पानी होना और सारी हकीकत जो है वो पूरी कौम के सामने आना बहुत ज्यादा जरूरी है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।